कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी ट्रैकिंग कैसे होती है, डिपार्टमेंट को कैसे पता चल रहा है कि आप कितना कैश डिपॉजिट करवा लो, कितना विड्रॉ करवा रहे हो। उसके बाद कितना कैश आपको डिपॉजिट करवाना है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में या आपके करंट अकाउंट में। इनकम टैक्स नोटिसेस किस तरह से आते हैं, किन किन सेक्शंस में आते हैं, और इसके बाद में कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अगर लगती है इन केस ऑफ मिसकम्प्लाइंसेस। सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो कैश अगर हम डिपॉजिट या विड्रॉ करवा रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से हो रही है। तो देखो, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सेक्शन 508 रीड विथ रूल 237 उसके तहत इसको पावर मिलती है कि वो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिसेस को बोले कि जो भी पर्सन है उन्होंने अगर कोई कैश डिपॉजिट करवाया या कैश विड्रॉ करवाया है तो एक फॉर्म फाइल होता है, उसके तहत जो आपका डेटा है, जो भी आप डिपॉजिट या विड्रॉ करवा रहे हो कैश का, वो आपके AIS TIS फॉर्म 168 जिसे कि हम पहले 26A बोला करते थे उसके अंदर शो होता है। तो क्या सर कैश डिपॉजिट करवाना या विड्रॉ करवाना गुनाह है हमारे भारत के अंदर? देखो, बिल्कुल गुनाह नहीं है। इनको है ना कैश में, इनको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो उन्हें चाहिए कि सोर्स, कि आपका जो कैश है वो कहाँ से आ रहा है। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ कि अगर आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है जिसमें कि आप जो भी गुड्स आपके सेल करते हो उसमें आपको कैश में पेमेंट मिलता है। तो आप जब आपके GST का बिल भी बनाते हैं, उसके बाद में आप आपके ITR में या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उन सारे जो भी बिलिंग हुई है, आपकी जो सेल्स हुई है उसको फर्निश करते हैं, और वो जो कैश आपके पास आता है उसको आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका सोर्स क्लियर है एकदम। सोर्स अगर आपका क्लियर है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितना भी कैश डिपॉजिट करवाओ, हमें आप उसका सोर्स बता दो। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं इसकी जगह। अगर आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक लैंड सेल आउट करी, अब जो आपको कंसिडरेशन उससे रिसीव हुआ वो आपको 2 करोड़ रुपीज रिसीव हुआ, जिसमें से कि आपका जो 50 लाख का कंसिडरेशन वो आपके बैंक अकाउंट में आया जो कि गाइडलाइन वैल्यू थी, और 1.5 CR का जो कंसिडरेशन है वो आपको कैश में मिला। अब एक एग्जांपल लेते हैं, वो 1.5 CR का कंसिडरेशन जो कैश में मिला उसमें से आपने 50 लाख, 60 लाख या पूरा 1.5 CR जो है वो आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। अब वो आपसे सोर्स पूछने जाएंगे, तो जब भी वो आपसे सोर्स पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, आप वो अनएक्सप्लेन्ड आप बता नहीं पाओगे, तो उस केस में फिर आपके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। अब हम देखेंगे कि जो रूल 237 है उसके हिसाब से रिपोर्टिंग, मतलब ट्रांजैक्शन अगर आप कैश में कर रहे हो, अगर आप आपके बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा रहे हो या विड्रॉ करवा रहे हो तो उसकी लिमिट क्या है। तो अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, ध्यान रखना सेविंग बैंक अकाउंट, और आप अगर कैश डिपॉजिट करवाते हो एक या एक से ज्यादा अकाउंट में, तो अगर आपके पास पैन नंबर है तो वो जो रिपोर्टिंग है वो उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए, और अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो उसकी रिपोर्टिंग की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए है। और अगर आपके पास में करंट अकाउंट है तो आप कैश अगर डिपॉजिट या विड्रॉ दोनों कर रहे हो, अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हो या कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी लिमिट है 50 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और यहाँ पे जो कैश डिपॉजिट की और कैश विड्रॉ की जो लिमिट है वो अलग अलग गिनी जाएगी, मतलब डिपॉजिट की 50 लाख गिनी जाएगी और विड्रॉल की 50 लाख गिनी जाएगी। अब इसे और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये जो लिमिट्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा इमेजिनरी लिमिट्स ही मानता हूँ, क्योंकि सर क्या हमने 10 लाख से कम डिपॉजिट करवाया तो क्या उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी? प्रैक्टिकली उसकी रिपोर्टिंग भी होती है, और वो क्यों होती है वो मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। अब ये जो भी ट्रांजैक्शन करे हैं, सबसे पहले तो ये एग्रीगेट ट्रांजैक्शन देखे जाते हैं। एग्रीगेट ट्रांजैक्शन मतलब क्या? आपने एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने ट्रांजैक्शन करे। फॉर एग्जांपल आपने एक 5 लाख का डिपॉजिट करवाया, फिर 2 लाख का करवाया, फिर कुछ 2-4 महीने बाद 3.5 लाख का डिपॉजिट करवाया, तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन का टोटल होगा, और अगर वो 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो रिपोर्ट होगा। दूसरा, आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपका जो पैन नंबर है उससे जितने भी बैंक अकाउंट्स आपके लिंक है वो रिपोर्ट होंगे। कैसे? मतलब आपके मान लो कि 2 बैंक अकाउंट है, एक XYZ बैंक है और एक SBI बैंक है, उन दोनों में आपके सेविंग बैंक अकाउंट्स है। अब आप XYZ बैंक अकाउंट में आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए और 6 लाख रुपए आपने SBI बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो ऐसे दोनों बैंक्स के मिला करके कितने हो गए? 11 लाख रुपए हो गए, तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होंगे। अब जो मैंने बोला था ना कि लिमिट इमेजिनरी है, तो क्यों है? अब यहाँ पे समझना, जो XYZ बैंक है
उसको ये नहीं पता है, उसके पास तो 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, पर उसको ये नहीं पता है कि ये एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 10 लाख से ऊपर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर आपके और कौन कौन सी बैंक में बैंक अकाउंट है जहां पे आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो तो ये 5 लाख रुपए रिपोर्ट कर देगा। और ऐसे ही SBI बैंक आपके 6 लाख रुपए रिपोर्ट कर देगा। अब इसी एग्जांपल में मान लो आपने SBI के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा होता, सिर्फ XYZ बैंक के अकाउंट बैंक में ही ट्रांजेक्शन किया होता और 5 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए होते, तो वो तो 5 लाख रुपए ही रिपोर्ट कर देता। और अगर 5 लाख रुपए रिपोर्ट कर देता तो आपके जो AIS है उसमें 5 लाख रुपए ही शो होने लग जाते। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आपका कोई ज्वाइंट बैंक अकाउंट है तो दोनों की रिपोर्टिंग होगी, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अगर इन दोनों का ज्वाइंट बैंक अकाउंट है और अगर उसने 11 लाख रुपए मान लो मिस्टर बी ने डिपॉजिट करवाए, तो मिस्टर ए की भी रिपोर्टिंग होगी और मिस्टर बी की भी रिपोर्टिंग होगी। अब देखो एक पार्टी है, उनका AIS की रिपोर्टिंग बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि 10 लाख से नीचे के ट्रांजेक्शन करें फिर भी रिपोर्टिंग हो रही है। ये देख लो 9.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करा है फिर भी रिपोर्टिंग हो गई है। सेम यहाँ पे विड्रॉल में देख लो, करंट अकाउंट में कुछ कैश विड्रॉ हुआ है और यहाँ पे तो मात्र 2 लाख रुपए ही विड्रॉ करे फिर भी रिपोर्टिंग हो गई है। मतलब कि लिमिट कहीं ना कहीं इमेजिनरी है। अब देखो हम बात करेंगे फेलियर टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शन। अगर आपने कोई कैश में ट्रांजेक्शन किया है और आप फेल हो जाते हो उसे रिपोर्ट करने में, तो क्या होगा? तो सेक्शन 102 है, 103 है, 104 है। अब ये अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और मनी, ये सेक्शंस इनको गवर्न करते हैं। अगर आप फेल होते हो, मतलब या तो आप अपना सोर्स नहीं बता पाए या आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया और कैश वगैरह सब डिपॉजिट करके रखा है, तो इन सेक्शन के तहत आपको नोटिस आएगा। मतलब इन सेक्शन से गवर्न आपको नोटिस आएगा और वहां पे जो सेक्शन 195 में जो टैक्स रेट बता करके रखी है वो बता करके रखी है इफेक्टिवली 78%। अब हम केस देखेंगे, अगर हमने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, मतलब हमारा जो ITR है वो फाइल नहीं किया है, तो क्या होगा भाई साहब? आपको सबसे पहले तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। इनकम टैक्स के नोटिस में वो आपसे सोर्स पूछेंगे कि ये कैश जो डिपॉजिट किया है वो कहाँ से आया था। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री निकलता है तब तो कोई इशू नहीं है, पर अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं निकलता है, आप वहां पे प्रूफ नहीं कर पाए, तो इफेक्टिवली आपको 78% का टैक्स जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ जमा करना पड़ेगा। अब दूसरा होता है कि आपने रिटर्न फाइल किया पर आप जो सोर्स है उसको उस रिटर्न के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, तो भी सेम आपके साथ में वही होगा कि 78% का टैक्स जमा करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अब हम रियल लाइफ टैक्स कंप्यूटेशन देखेंगे जो कि असेसी को मिला था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो देखो उनका जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो हुआ था 1.41 CR का, ठीक है। अब इसके अंदर टैक्स लगा 115 BBE का, जो मैंने बताया था 60% लगता है 85 लाख। उसके बाद में उस पर 25% का सरचार्ज लगा जो कि 21 लाख रुपए लगता है, और सेस लगा जो कि 3,19,000 है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया? 1,09,000 रुपए। मतलब कि सामने वाले ने ट्रांजेक्शन किया है 1.41 CR का, उस पर तो अभी सिर्फ टैक्स ही कितना बन गया है? 1.09 CR का, ठीक है। अब इसके बाद में हम आएंगे इंटरेस्ट पे। अब देखो 1.09 CR का तो टैक्स बन गया, अब जो ब्याज है वो कितना लगा? 234A में और 234B में 58 लाख रुपए का और 65 लाख रुपए का, और 234F में 10,000 रुपए का। तो अब इसका टोटल इंटरेस्ट एंड लेट फीस कितनी बन गई? 1.23 CR की। और इसकी जो नेट लाइबिलिटी है वो कितनी आ रही है? 2,33,41,859 रुपीज। मतलब ये वो वाला केस है जहां पे कि असेसी को नोटिस आया, असेसी ने रेगुलरली नोटिसेस के रिप्लाई को अवॉइड करा है, नोटिसेस को अवॉइड करा है, और उसके बाद में जाकर के जो ट्रांजेक्शन थे वो यहाँ पे इतना टैक्स, इतना ब्याज, इतनी पेनल्टी इस तरीके से बन जाती। तो दोस्तों एक सबसे ज़रूरी सजेशन देता हूँ, अगर कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सिर्फ लिमिट्स के ऊपर रिलाई मत करो, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की होती है। तो अपने कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेना कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में आप एंटर हो रहे हो, क्योंकि आगे इसमें बहुत हेवी पेनल्टीज है, इंटरेस्ट है, टैक्स है। और अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।